हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मैं नरेश भाटी आपका वेद दृष्टि ग्रुप पे वेलकम करता हूं। और पिछली क्लास में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और गुप्ता डायनेस्टी को देखा पढ़ा। और उसके बाद अगला जो टॉपिक आज हमारा है वो है हमारा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश डायनेस्टी हमारी? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, ठीक है। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। यानी हम देखेंगे कि जब गुप्ताज के समय भारत में काफी बड़ा एम्पायर खड़ा किया गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स ने, और एक बड़ा एम्पायर था और लगभग नॉर्थ इंडिया पर पूरा कब्जा था उनका और साउथ इंडिया पर इनडायरेक्टली कब्जा था गुप्ताज का। क्लियर है। बाद में 550 एडी के आसपास गुप्ता डायनेस्टी जो डिक्लाइन कर जाती है, गुप्त वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद फिर भारत फिर से डिसेंट्रलाइज हो जाता है और भारत छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, बट गया था। और यहाँ पे फिर उत्तर भारत में पुष्यभूति या वर्धन वंश के राजाओं ने एक काफी बड़े एरिया पे कब्जा किया और काफी लगभग नॉर्थ इंडिया को अपने कब्जे में रखा और इस तरह से एक राजनीतिक एकीकरण किया। इन पुष्यभूति या वर्धन वंश के राजाओं को इतना बड़ा एरिया तो नहीं था जितना कभी गुप्तों का हुआ करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने नॉर्थ इंडिया को एक तरह से राजनीतिक रूप से एकीकृत करके उस नॉर्थ इंडिया पर क्या किया था, रूल किया था इस वर्धन वंश के राजाओं ने, पुष्यभूति वंश के राजाओं ने। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्धन वंश का जो फाउंडर था वो पुष्यभूति को कहा जाता है, लेकिन पहला जो वास्तविक संस्थापक है इस वंश का वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश का पहला राजा था। प्रभाकर वर्धन, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इस वर्धन वंश का। और इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, ठीक है, हरियाणा में। थानेश्वर हरियाणा, थानेश्वर हरियाणा राजधानी क्या थी प्रभाकर वर्धन की? थानेश्वर हरियाणा। और प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन, ठीक है, और हर्षवर्धन। और एक इनकी बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद बड़ा बेटा जो था राज्यवर्धन क्या बनता है? शासक बनता है, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के बाद अगला जो राजा हुआ वो कौन हुआ था? वो था राज्यवर्धन। क्लियर है, राज्यवर्धन था। और जो राज्यश्री थी, जो राज्यवर्धन की बहन थी राज्यश्री, इसकी शादी इधर गुजरात में, इधर कन्नौज में एक वंश था, कन्नौज में एक वंश था जिसका था मोखरी वंश। मोखरी वंश। और जो मोखरी वंश का राजा था उसका नाम था ग्रहवर्मा, ठीक है, ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मा के साथ शादी हुई थी किसकी? इस राज्यश्री की शादी हुई थी। समझ रहे हैं? हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे बड़ी आगे चल के यहाँ पे काफी समस्या हो जाती है किसके लिए? राज्यवर्धन के लिए, ठीक है। राज्यवर्धन के लिए राज्यवर्धन का जो बहनोई था जिसका नाम था ग्रहवर्मा, कन्नौज के मोखरी वंश का राजा था ग्रहवर्मा, जिसकी शादी राज्यश्री के साथ हुई थी। तो इस ग्रहवर्मा को मालवा के राजा ने, जो मालवा का राजा था, एक मालवा का राजा था, मालवा यानी एमपी, ठीक है, मालवा का राजा था जिसका नाम था देवगुप्त, ठीक है। तो मालवा के राजा देवगुप्त ने क्या किया है? मालवा के राजा का जो दोस्त था वो था शशांक, बंगाल का राजा था शशांक, ठीक है। शशांक ये बंगाल का राजा था, ठीक है, बंगाल का राजा था शशांक। अब सुनो ध्यान से,
प्रभाकर वर्धन वाज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी या फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। प्रभाकर वर्धन या रियल फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। इसके 3 बेटा बेटी थे। बड़ा बेटा राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन, और फिर था कौन? राजश्री इनकी बहन थी। और प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद राज्यवर्धन राजा बनता है, ठीक है, थानेश्वर का राजा है, यानी राजधानी है थानेश्वर इनकी। और जो इनकी बहन थी, इसकी शादी होती है कन्नौज का जो मौखरी वंश था, और वो उसका राजा का नाम था गृहवर्मा के साथ शादी हो जाती है, ठीक है। इधर ये अब देखिए यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा सा क्लाइमेक्स आएगा। क्या आएगा कि जो देवगुप्त था, मालवा एमपी का जो राजा था देवगुप्त, इसका दोस्त था शशांक, बंगाल का राजा। इन दोनों ने मिलके कन्नौज पर आक्रमण किया और इस गृहवर्मा की हत्या कर दी, इसको मार दिया, इसकी हत्या कर दी, और राज्यश्री को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। समझ में आई बात है? देवगुप्त ने, जो मालवा का राजा है, शशांक जो बंगाल का राजा था, उसके साथ मिलकर इन दोनों ने इस कन्नौज का जो राजा था, ये गृहवर्मा जो बहनोई था राज्यवर्धन का, इसकी हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। जब ये राज्यवर्धन को पता चला तो राज्यवर्धन ने क्या किया? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराया। राज्यवर्धन ने क्या किया? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराया, देवगुप्त को हरा दिया और अपनी बहन को छुड़ा लिया। लेकिन धोखे से जो शशांक था, इसने धोखे से हत्या कर दी राज्यवर्धन की, राज्यवर्धन की हत्या कर दी और राज्यश्री को फिर बंदी बना लिया। अब जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद राज्यवर्धन का जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, वो राजा बनता है। तो इस वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का जो शक्तिशाली राजा था वो था हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन का जो भाई राज्यवर्धन था, जिसकी हत्या इस शशांक ने कर दी थी, अब कौन? हर्षवर्धन राजा बनता है। हर्षवर्धन क्या बनता है? राजा बनता है, ठीक है, हर्षवर्धन। क्लियर है? अगला राजा कौन बनेगा? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। इतना मिटा दूं, इतना हो गया, समझ में आई बातें? क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लो, इसको नोट कर लो। क्लियर है? राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। राज्यवर्धन के बाद राज्यवर्धन का जो भाई था वो क्या बनता है? राजा बनता है। अब सुनिए ध्यान से, हर्षवर्धन राजा बना है। इस वर्धन वंश का काफी शक्तिशाली और बड़ा राजा है हर्षवर्धन, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है हर्षवर्धन का 606 एडी से लेके 647 एडी तक रहेगा, ठीक है, हर्षवर्धन। क्लियर है इतना? अब हर्षवर्धन जो है जाता है और किसको? हर्षवर्धन अपनी बहन को छुड़ाता है और शशांक को हराता है। हर्षवर्धन ने क्या किया? शशांक को हराया, ठीक है, शशांक को हराया और अपनी बहन जो राज्यश्री थी उसको छुड़ाता। और कहते हैं कि राज्यश्री जो थी वो जंगलों में, विंध्याचल के जंगलों में निकल जाती है सती होने के लिए, मरने के लिए। हर्षवर्धन जाता है, अपनी बहन को बचाता है, और अपनी बहन को बचाने के बाद हर्षवर्धन ने शशांक को हराया, बहन को बचाया, और हर्षवर्धन ने क्या किया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसको? कन्नौज को, ठीक है। तो इस तरह से हर्षवर्धन राजा बनता है बड़ी कठिन परिस्थितियों में, अपनी बहन को बचाता है और शशांक को हराता है और कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाकर रूल करता है। तो पहली राजधानी थानेश्वर थी इनकी, उसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया हर्षवर्धन। क्लियर है? और फिर उधर पूरा आपका नॉर्थ इंडिया में जैसे कि कश्मीर वगैरह हो गया, ठीक है, कश्मीर है, गुजरात है, वल्लभी गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, इस वाले एरिया पे अपना कब्जा कर लेता। तो हर्षवर्धन ने लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पे क्या कर लिया था? नॉर्थ इंडिया पे अपना कंट्रोल किया था, नॉर्थ इंडिया पर। तो इस तरह से ये आपका यूपी, बिहार, बंगाल, ठीक है, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तक का जो, या गुजरात तक का जो एरिया है, कुछ कश्मीर का हिस्सा, इस तरह से हर्षवर्धन के कब्जे में लगभग बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया का एरिया आ जाता है। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ रही बातें? तो पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करने के बाद हर्षवर्धन कश्मीर पे कब्जा करता है, बंगाल के पे कब्जा करता है, उधर आपका गुजरात वगैरह और वहां तक के एरिया को लगभग ये जीत लेता है हर्षवर्धन। क्लियर?
नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करने के बाद, नोट कर लें इसको, नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करने के बाद हर्षवर्धन फिर किधर, हर्षवर्धन मूव करता है साउथ इंडिया की तरफ। किधर, साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कन्नौज इधर ही पड़ेगा, यूपी में कन्नौज, ठीक है। तो यहाँ पे एक महाराष्ट्र में एक डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था चालुक्य डायनेस्टी। क्या नाम था, चालुक्य, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। यहाँ पे इधर चालुक्य वंश का राजा है पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्य वंश का राजा है, पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड महाराष्ट्र पे कब्जा कर रहा है, मतलब रूल कर रहा है। हर्षवर्धन ने लगभग नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करने के बाद हर्षवर्धन जो है अब मूव करता है दक्षिण भारत पे कब्जा करने के लिए, ठीक है। और हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत पहुंचता, मतलब इस महाराष्ट्र पे कब्जा करना चाहता है, दक्षिण भारत पे कब्जा करना चाहता है, तो जो चालुक्य था इसने नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर किसको, पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हरा दिया। किसको हरा दिया, हर्ष को हरा दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। जब हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करने के बाद साउथ इंडिया पे कब्जा करना चाहता है दक्षिण भारत पे, तो हर्षवर्धन जब इधर आगे बढ़ता है तो चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन सेकंड, ये नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा देता, ठीक है। इस तरह से साउथ इंडिया पे कब्जा करने का जो इसका इरादा था वो पूरा नहीं होता है हर्षवर्धन, क्लियर है। तो हर्षवर्धन ने एक लगभग नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करके एक भारत को फिर से एक राजनीतिक रूप से एक किया। इसके पास इतना बड़ा एरिया नहीं था जितना कभी गुप्ताज का हुआ करता था, लेकिन फिर भी लगभग बहुत बड़े नॉर्थ इंडिया पे कब्जे किया और उस पर काफी लंबे समय तक रूल किया, क्लियर है इतना। तो ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य वंश का रूलर, क्लियर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हर्षवर्धन के कुछ एक्सपेडिशन थे, कुछ उसके अभियान थे, ठीक है, क्लियर है। अब हम कुछ और इंपोर्टेंट बातों की कर लेते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में इसका एक दरबारी कवि रहा करता था जिसका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था, बाणभट्ट, दरबारी कवि था, इतिहासकार था, पोएट था। और बाणभट्ट ने हर्ष के बारे में एक बुक लिखी है, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, ठीक है। दूसरी बुक है इसकी कादम्बरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें इसको, नोट करें, ठीक है। बाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का एक कवि था, पोएट था, राइटर था, लेखक था, ठीक है। और इसने दो बुक लिखी हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र जिसमें हर्षवर्धन के बारे में, और कादम्बरी, ठीक है। हर्षवर्धन ने भी 3 बुक लिखी हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है, नोट करो इनको। हर्षवर्धन ने भी 3 बुक लिखी, कौन कौन सी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये 3 बुक किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने, क्लियर है, पूछता है एग्जाम में, तो इनको आप याद रखेंगे, क्लियर इतना। हर्षवर्धन के ही टाइम पीरियड में चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था, चीनी यात्री फाहियान आया था, सॉरी, चीनी यात्री हवेनसांग आया था। फाहियान तो चंद्रगुप्त के समय आया था, चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश के समय। तो हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन दरबार में कौन आया था, चीनी यात्री हवेनसांग, हवेनसांग था, एक चीनी यात्री था, ये चीनी यात्री था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, हवेनसांग, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय, क्लियर है, हाँ जी। तो हवेनसांग यहाँ काफी लंबे समय तक भारत में रहता, हर्षवर्धन के दरबार में बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, क्लियर है, हाँ जी। तो इस तरह से हर्षवर्धन ने काफी लंबे समय तक रूल किया है। और हर्षवर्धन जो था विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय देता था और विद्वान लोगों का काफी आदर सम्मान करता था, ठीक है। तो चीनी यात्री
ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्लियर है इतना? हाँ जी। अब कुछ और बातों को हम देख लेते हैं। हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन ने एक तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म को मानता था, अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध अनुयायी था। और हर्षवर्धन ने 2 बौद्ध सभाएं आयोजित की थी, एक तो कन्नौज में और एक कहां पे की थी? प्रयाग यानी इलाहाबाद। प्रयाग यानी इलाहाबाद, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने 2 बौद्ध सभा आयोजित की थी, बौद्ध सभा, बौद्ध सम्मेलन, ठीक है, समझ रहे हैं? तो हर्षवर्धन ने मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इन बौद्ध सभाओं में ह्वेनसांग ने भाग लिया था। कन्नौज वाली बौद्ध सभा में ह्वेनसांग ने भाग लिया था। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और कन्नौज में एक बौद्ध सभा कन्नौज में बुलाई, बौद्ध सम्मेलन, और दूसरा प्रयाग यानी इलाहाबाद में, ठीक है। और कहते हैं कि प्रयाग इलाहाबाद में ये हर 5 वर्ष एक धार्मिक समारोह या एक धार्मिक सभा बुलाता था, जिसमें सब कुछ अपना दान कर देता था। यार दोस्त मित्र रिश्तेदार सबको बुलाता था, दीन दुखी साधु संत जो है, गरीब लोग, सबको दान में बहुत कुछ चीज दिया करता। तो इंपोर्टेंट है, बार बार पूछता है, इसको आप याद रखना। क्लियर है? बौद्ध सभा। और हर्षवर्धन जो था हिंदू धर्म को मानता था, शिव की पूजा करता था, शिव, सूर्य और बौद्ध, ठीक है, समझ रहे? हाँ जी। तो लिबरल था, उदारवादी था। हर्षवर्धन जो है इसकी शिव, सूर्य और बौद्ध की पूजा करता था। क्लियर है? हाँ जी। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी हर्षवर्धन के बारे में। क्लियर है? नोट कर लो इसको। इलाहाबाद में हर 5 वर्ष एक धार्मिक समारोह बुलाता था हर्षवर्धन, प्रयाग यानी इलाहाबाद, ठीक है, हो गया? हाँ जी। तो बड़ा लिबरल उदारवादी रूलर था हर्षवर्धन। क्लियर है? और हर्षवर्धन के समय जो बड़े बड़े ऑफिसर से अधिकारी थे, उनको एक तरह से वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। और सामंती व्यवस्था, यानी इसके भी, इसमें विकेंद्रीकरण के कुछ तत्व थे, विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण। और हर्षवर्धन के समय ही एक तरह से सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था हर्षवर्धन के समय शुरुआत हो जाती है, सामंतवादी व्यवस्था की। क्लियर है? हाँ जी। तो हर्षवर्धन की जो इनकम थी, जो आय थी, हर्षवर्धन ने अपनी इनकम को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, अपनी आय को, अपनी इनकम को, अपनी आय यानी इनकम, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था अपनी इनकम को, अपनी आय को। नंबर 1, एक भाग विद्वानों के लिए था, ठीक है, किसके लिए था? विद्वानों के लिए, ठीक है। दूसरा भाग किसके लिए था? धार्मिक कार्यों के लिए खर्च करता था, ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए। और एक तीसरा भाग अपने खर्च के लिए था, अपने यानी स्वयं के खर्च के लिए, राजा के खर्च के लिए, ठीक है, अपने खर्च के लिए। और चौथा जो भाग था वो था प्रशासनिक व्यय के लिए, प्रशासनिक व्यय, ठीक है, मतलब कुछ ऑफिसर्स थे, उनको वेतन वगैरह देना, और चीजों पे खर्च करना। तो इस तरह से हर्षवर्धन ने अपनी पूरी इनकम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक भाग अपने विद्वानों के लिए रखता था, एक भाग धार्मिक कार्यों के लिए, दान दक्षिणा धार्मिक कार्यों के लिए, एक स्वयं के अपने खर्च के लिए, और एक प्रशासनिक खर्च के लिए। क्लियर है? हाँ जी। तो इस तरह से हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक अंतिम रूलर था। और हर्षवर्धन के बाद फिर ये जो एंशिएंट इंडिया है ये कंप्लीट होता है, और फिर से भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? हाँ जी। तो ये इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी। पद धीरे धीरे वंशानुगत हो रहे हैं और सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं हर्षवर्धन के प्रशासन में, और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। क्लियर है? तो आपका ये जो टॉपिक है प्राचीन भारत, ये आपका कंप्लीट होता है। और
अब हम मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यकालीन भारत की हम जो है शुरुआत करेंगे अगली क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक ये एंशिएंट इंडिया काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी मैंने अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश की और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो आप इन सारी चीज़ों का हमारे वेद स्टडी ग्रुप पे क्या है फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में। और ये जो फ्री कोर्स है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये आपका यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, ठीक है, और भी कोई एग्जाम हो, सब में ये जनरल स्टडीज़ की जो क्लासेस हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो सब में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ये हिस्ट्री जो आपको हर एग्जाम के लिए आपको काफ़ी क्या है हेल्प करेगी। क्लियर है? हाँ जी। तो लेक्चर को पूरा देखें आप, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें एंशिएंट इंडिया क्लियर हुआ होगा। हमने एंशिएंट इंडिया में सारे टॉपिक कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो आते हैं वहाँ से, क्लियर है। अब हम अगली क्लास में फिर मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।